हेलो एग्जाम फाइटर। हमारा संघर्ष हमारी प्रगति का आमंत्रण है। जो हम संघर्ष करते हैं, हम अपनी प्रगति को आमंत्रण देते हैं। तो वही कहना है कि हमारा संघर्ष हमारी प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है उसका जीवन संवर जाता है। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। राहुल टॉप 10 विद्या क्वेश्चन बैंक को अभी ब्लैंक किए हैं। राहुल टॉप 10 जो सीरीज है वहां से छोटे क्वेश्चन को डिटेल्स में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एफर्ट, हमारा जो प्रयास है या आपका जो प्रयास है वो पूरे 70 नंबर के लिए है। कितने नंबर के लिए? जो आपकी 70 नंबर की थियरी है। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जो राहुल टॉप 10 से जितने अति लघु उत्तरी एक एक नंबर को उठा खोज के उसको शूट करेंगे। एक एक नंबर को मिस नहीं होने देंगे। ये वादा है कि एक एक नंबर को कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, चाहे वो क्वेश्चन छोटे हों चाहे क्वेश्चन बड़े हों। छोटे क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे पूरी डिटेल्स आपके सामने आएगी, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर होगी। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं राहुल टॉप 10 विद्या क्वेश्चन बैंक लेसन नंबर 1 यूनिट 1 क्लास कक्षा 12 के लिए। जनन या प्रजनन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पौधों में प्रजनन है ना। आपका जो लेसन है ये एनसीईआरटी ने एक फ्लावर का डायग्राम मेंशन किया है। आप इतना जान गए तो समझिए कि 40% आपके लेसन आपके कैप्चर में है। आप उसको हिलने डोलने नहीं देंगे। अगर आप इन सब का नाम सारी चीजें जानते हैं तो इनके केवल नाम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? पॉलीगोनियम प्रकार का भ्रूणपोष कितने केंद्रकीय होता है? पाली मतलब होता है बहुत, है ना। पॉलीगोनियल, देखिए जो क्वेश्चन था, पॉली का मतलब होता है बहुत। और एनसीईआरटी ने जिस फ्लावर को मेंशन किया ये पहला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता है। अब आप देखिए कि इसके अंदर ये पॉलीगोनियल प्रकार के भ्रूणपोष है। भ्रूण क्या होता है? जब कोई बेबी या कोई प्लांट का सीड अभी बनने के लिए तैयार होता है, या कह सकते हैं हम अगर अपनी भाषा में समझे, यदि हम ह्यूमन बीइंग को लेकर समझे, तो जब कोई बेबी, कोई बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसे हम भ्रूण कहते हैं। सेम ऐसे ही अभी देखिए यहां पे बीज बनने वाला है, इसी से बीज का निर्माण होता है, इसी के ऊपर फल का निर्माण होता है। तो अभी ये मां के गर्भ में है, अपने प्लांट के गर्भ में है, इसीलिए हम इसे भ्रूण कहते हैं। और जो भ्रूण, ये वाला भ्रूण है, इसके आसपास का जो भाग होता है ओव्यूल कहलाता है। बात क्लियर? ठीक है, ओव्यूल। और इसके अंदर जो होता है ये एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण। और पॉलीगोनल का मतलब होता है, पाली का मतलब मैंने बताया बहुत, बहुत का मतलब 1 2 4 6 10, 1 से 2 से अधिक, है ना। पॉलीगोनल प्रकार का ये जो भ्रूणपोष है, समझिए ये एक एनसीईआरटी का जो फ्लावर मेंशन किया गया जिसमें आपको प्रजनन पढ़ाया गया था, ये बताया गया है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन समझाइए। तो ये वही वाला फिगर है और ये इसके अंदर का भाग है और ये वाला इसके अंदर का भाग है। तो पॉलीगोनल देखिए, समझिए कि कितनी कोशिकाएं या कितने केंद्रक हैं। केंद्रक पूछा जा रहा है तो 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 6 7 और 8 केंद्रक हैं। कितने केंद्रक बाबू? 8 केंद्रक। कोशिकाएं 3 ऊपर 3 नीचे और ये दोनों मिला के 1 हो जाती है 7। तो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है। तो 8 केंद्रक 7 कोशिकाएं इसके अंदर, किसमें? पॉलीगोनल प्रकार के भ्रूणपोष में। बातें क्लियर हुई? एकदम आसानी समझ में आया? वैसे पढ़ेंगे तो रटते रह जाएंगे, समझ में आ गया यार भ्रूणपोष भ्रूणपोष भ्रूण क्या है यार। ये देख लीजिए इसके अंदर है भ्रूण अर्थात ओव्यूल, इसके अंदर ओवरी के अंदर है। अरे यार ये तो था ना स्टिग्मा, स्टिग्मा आपने पढ़ा था, स्टिग्मा था, सॉरी स्टिग्मा स्टाइल, ये आपने ओवरी पढ़ा। ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था पूरा। अब इसी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो पॉलीगोनल प्रकार के जो एम्ब्रियो सैक होते हैं उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं बाबू? 8, कोशिकाएं 7। आगे बढ़े, एकदम डिटेल हुई, क्लियर। दूसरी, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन की खोज किसने की? ओ हो, दोहरा निषेचन इसी से आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने सेटअप कर दिया। दोहरा निषेचन की खोज समझिए। जब, अच्छा यहां पे मैंने एक चीज मेंशन नहीं किया अभी, देखिए यहां पे ऐसे, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और आपने पढ़ा होगा कि सर इसे हम बोलते हैं पराकुश, पॉलन चेंबर।
पॉलिन चेंबर बोलते हैं, अर्थात इसके अंदर जो 4 कोष्ठ होते हैं यार, ऐसे कोष्ठ आपने फिगर में देखा होगा। इसको मान लीजिए कट कर दिया गया बीच में से, तो ये पराग कोष जिसे बोलते हैं। अब इससे परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाबू? परागकण। ऐसे बनाएंगे परागकण। ये बहुत ही छोटे होते हैं, हवाओं के माध्यम से, कीटों के माध्यम से उड़ते रहते हैं। और ये जब स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो यह परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकणों का कहां पर पहुंचना? स्टिग्मा वर्तिकाग्र पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब परागकण जब यहां होकर जर्मिनेट होकर इसके साथ आके यहां मिलते हैं, यही घटना यहां मैं समझा रहा हूं कि अगर इधर से परागकोश नलिका इधर आ गई तो इसी से मिल रही, इसी को यहां निकाला गया तो परागकण ऐसे आता है। अब परागकण जब इधर से आते हैं बाबू ना, तो परागकण अपने साथ एक न्यूक्लियस और एक सहायक न्यूक्लियस, अर्थात 2 न्यूक्लियस को अंदर लेके आता है और यहीं पे मुक्त कर देता है। दोहरा निश्चित समझा रहे हैं। और एक जो होता है यह इससे, अर्थात एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, मैं सही हूं आई होप। और ये बीच में है एग, तो एक आके इससे एग से मिलता है, एग अंड से मिलता है। तो चूंकि 2 परागकणों से निकले हुए 2 न्यूक्लियस 2 बार निषेचन करते हैं, तो यह कहलाता है दोहरा निषेचन। अरे दोहरा का मतलब 2 बार, और निषेचन का मतलब निषेचित हो जाना। नर और मादा युग्मक का मिलना ही तो निषेचन कहलाता है यार। तो यहां परागकण जो है ये मेल है, ये मेल है, और यहां से लेके यहां तक तो फीमेल है ना प्लांट यार। तो अब परागकण जब अंदर यहां से उगता है, जैसे जमीन में नहीं जाता है, ऐसे इसकी तरफ से अंदर की तरफ जाता है, और अंदर जब घुसता है तो अपने 2 न्यूक्लियस, अपने 2 न्यूक्लियस को फ्री कर देता है बाबू इसके अंदर। किसके अंदर? भ्रूण के अंदर। और जब फ्री कर देता है तो यार 2 न्यूक्लियस है तो दोनों से न फ्यूज करेगा यार, एक अंड से फ्यूज करता है और एक एंटीपोडल सेल से। चूंकि ये निषेचन की प्रक्रिया 2 बार हो रही है तो यही घटना कहलाती है दोहरा निषेचन। और इसकी खोज नवास्चीन नई चीनी नवा नामक वैज्ञानिक ने की। किसकी खोज की? दोहरे निषेचन की खोज की। किसने की? नवास्चीन नामक वैज्ञानिक ने की। बातें क्लियर हुई? तो मैं छोड़ रहा हूं, समझ रहे हैं आप? बातें क्लियर? स्क्रीनशॉट अगर समझ में आए तो लेते रहिएगा। आगे बढ़ते तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन है परागकोश की सबसे भीतरी टैपिटम परत का क्या कार्य है? ये देखिए मैंने एक डायग्राम सेट करके रखा, और आप देखिए सबसे बीचों बीच एक नाम लिखा गया जिसका नाम है टैपिटम, और वो टैपिटम कुछ इस तरह की है। परागकोश ऐसे हैं, इनके बीच बीच में सब सेल हैं, तो बीच की जो टैपिटम ऐसी सेल है, ऐसे ऐसे, इसके बीच को बोलते हैं टैपिटम। ये अब इसके बीच में बाबू परागकण बनता है। ये देखिए इसके बीच में जो क्या बनता है? परागकण बनता है। अरे यार ऐसे ही तो है, ऐसे ही बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, हाँ। ये मैं एक लेयर बता रहा हूं, ये टैपिटम है और इसके बीच में परागकण बना है। तो यार ये जो सेल होती है टैपिटम की ना, ये इसको पोषण प्रदान करती है। किसको? परागकण को, परागकण को। बातें क्लियर हो रही है? परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है? टैपिटम। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? इन फलों की मुख्य विशेषताएं बताइए। एक बात एकदम ध्यान रखिएगा, है ना? तो संघर्ष करते रहिए। संघर्ष को जब आप निमंत्रण देंगे कि आइए मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, तो असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। हर जगह आप कामयाब होंगे। समझिए इस बात को कि क्या था क्वेश्चन नंबर? अनिषेक फल। एक होता ऑक्सीन, अनिषेक ऑक्सीन हार्मोन्स। समझिए अनिषेक का मतलब क्या होता है? अनिषेक और ऑक्सीन बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। पूरा अनिषेक फल इसी से बनता है, ऑक्सीन से। और अनिषेक क्या होता है इस बात को समझ लीजिए कि यार जब यहां से पॉलिन ग्रेन यहां पहुंचता है और यहां से यहां जाके फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, तो यही क्रिया तो निषेचन कहला रही थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है बाबू ना कि एंथर को हटा देते हैं, ये पूरा जो पॉलिन वाला ग्रेन वाला है इसको पूरी तरह से हटा देते हैं। और हटाने के बाद बाबू क्या होता है कि ऑक्सीन हार्मोन्स का लेप कर देते हैं यहां पे।
इसके स्टिग्मा पे, तो अपने आप बिना निषेचन के, अनिषेक मतलब बिना, यार कोई निषेचन ना हो, है ना, कोई निषेचन ना हो, किस हार्मोन्स का प्रयोग कर दिया, ऑक्सिन हार्मोन्स का लेप कर दिया स्टिग्मा पे, और यहां से यह ऑक्सिन हार्मोन्स इसके साथ क्रिया करता है और इसी में बीज का निर्माण और फल, सॉरी बीज का निर्माण नहीं होता। यही विशेषता है कि अनिषेक फल में बीज का निर्माण नहीं होता, केवल फल बन जाते हैं। ये जो ओव्यूल है बाबू ना, ये वाला जो रीजन है, ये पूरा फल बनाता है। ये एम्ब्रियो जो है ना बाबू, ये बीज बनाता है। बातें क्लियर हो रही? तो ये फल बनाता है और ये बीज बनाता है। तो चूंकि अब निषेचन हुआ ही नहीं, तो एम्ब्रियो का होता है खत्म, एकदम चिपक जाता है, खेला खत्म हो जाता है उसका, और केवल फल बचता है। अर्थात कुछ आपने ऐसे फल खाए होंगे जिनके अंदर बीज नहीं होता है। जैसे अगर अनिषेक फल विधि से उसको वो बनाया जाए, अंगूर बनाया जाए, तो अंगूर में तो ऑलरेडी बहुत नाम मात्रा में कभी कभी बीज देखने को मिलते हो, नहीं तो मैक्सिमम नहीं मिलते। केला, इसके अलावा अगर आप अनिषेक फल बनाना चाहते हो तो बन सकता है। ये जो होता है हमारा नींबू और दूसरे रसदार फल, हम अगर अनिषेक विधि से फल बनाते हैं बाबू, तो उनके अंदर कोई बीज नहीं लगता है, केवल बस गुद्दा होगा, रस होता है। मजेदार बात है ना। अनिषेक फल किसके लेप के कारण बाबू? ऑक्सिन के हार्मोन्स के लेप के कारण। और ये वर्तिकाग्र पर अगर लेप कर दिया जाता है तो बिना बीज के फल बनते हैं। बातें क्लियर हुई? अनिषेक फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा जो क्वेश्चन है वो है अपबीजाणुकता क्या है। मैंने सेट कर रखा है, देखिए कि अपबीजाणुकता क्या है। यार अपबीजाणुकता को समझाने के लिए एक मेल ऑर्गन का जो है सिस्टम अपलोड करते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्रजनन तंत्र को अगर बनाना है तो समझिए, इसे बना दो शार्ट वे में, तो मैं बता देता हूं कि क्या होता है। ये जब मैं आपको ये टॉपिक आ जाएगा तो मैं ये भी पढ़ाऊंगा आपको बेहतर ढंग से। ये कुछ इस तरह से, ये मादा जनन तंत्र होता है, ये वेजाइना वाला रास्ता होता है, यहाँ गर्भाशय होता है, ऐसे होता है। अब समझिए यहाँ ओवरी होती है और इसको फिमरी बोलते हैं। ये स्टक कर लेती है ओवरी को, मम्मी के आधे गुणसूत्र को यहां लेके आती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक हाफ ओवा बनती है, ओवा, और ये आगे बढ़ती है। तो जनन के बाद जो पिता का स्पर्म होता है, फादर का स्पर्म होता है, वो जाके इससे मिल जाता है। मिलने के बाद आधे जो क्रोमोसोम होते, चाहे एक्स चाहे वाई, पापा के जो मिलते हैं मम्मी के जो ओवा है इससे, चाहे एक्स मिलता है तो एक्स हो जाता है तो बेटियां पैदा होती हैं, और यदि एक्स वाई जाके एक्स से मिल जाता तो बेटा पैदा होते हैं, है ना, जैसे हम लोगों की तरह है ना, तो बेटे पैदा होते हैं। इस बात को समझिएगा। तो एक्स वाई मान लेते हैं मिल गया, चाहे एक्स मिल गया, डाउट यहां से नहीं है, बातें यहां से समझिए। तो एक नया युग्मक बन जाता है, इसे हम बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं बाबू? भ्रूण बोलते हैं। और ये भ्रूण जो होता है इसमें आधे मम्मी के गुणसूत्र, आधे पिता के गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये एक केंद्रक का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं कि ये आगे बढ़ते हुए कहां जाना है इसको? मां के गर्भाशय में। लेकिन गर्भाशय में पहुंचने से पहले ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। यहां पहले एक केंद्रक होता है, पहले एक कोशिका होती है, तो ये दो भागों में टूट जाती है, दो केंद्रक में। आगे बढ़ती है तो 2 से 4 में बढ़ जाती है, और 4 से 8 में बढ़ जाती है, 8 में जब बढ़ जाती है ऐसे बढ़ती जाती है। ये जो विभाजन होता है कहलाता है अर्धसूत्रीय, अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्थात इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बनती है। लेकिन जो हमारा सवाल है वो सवाल है अपबीजाणुकता क्या है। समझिए, बस यही प्रोसेस आपको समझना था कि जिस युग्मक में, जिस भ्रूण में बिना अर्धसूत्री विभाजन हुए पूरे भ्रूण का विकास हो, वही प्रोसेस कहलाता है अपबीजाणुकता। और ये होता है मैक्सिमम पौधों में। बातें क्लियर? कुछ हार्मोन्स का प्रयोग कर देते हैं यार बॉस। तो सीधे सीधे अपबीजाणुकता का मतलब बस यही है कि जिस भ्रूण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का विकास होता है, यह घटना कहलाती है अपबीजाणुकता। और इसकी जो खोज है वो उसने खोज की थी रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने।
रोजन। इसकी खोज जो है अब बीजाणुता की खोज की रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, और कब की बाबू? 1907 में। बातें क्लियर हुई? मैंने आपको छोटी छोटी जो बिखरी हुई पॉइंट है सब जोड़ जोड़ के आपके जो माइंड का है सेटअप कर रहा हूं, डेवलपमेंट कर रहा हूं कि एग्जाम में किसी तरह से आ जाए, घुमाए के फिराए के एकदम लपेट लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए, ये मोटिवेशन पॉइंट है, देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नया जो क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन, रात्रि में दिखने वाले पुष्प प्राय श्वेत रंग तथा सुगंधित क्यों दिखते हैं भैया? आप समझिए कि रात्रि के समय श्वेत रंग बहुत बेहतर निखर कर आता है, और दूसरा कोई कलर होता तो छुप जाता है। और जब श्वेत रंग अच्छे से दिखेगा, अच्छे से महक आएगी, तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, और कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये परागण की एक घटना को संचालित करते हैं। स्वपरागण, पर परागण आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन सभी चीजों का मैं अपलोड कर दिया हूं, डाल दिया हूं, आप देख लीजिएगा। विस्तृत अध्ययन है, एक भी टॉपिक 14 नंबर में से 1 नंबर मिस हो जाए तो बताइएगा मुझे, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा। तो परागण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए जो रात में पुष्प खिलते हैं वो अक्सर सफेद होते हैं और काफी खुशबूदार होते हैं, तो परागण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आता है 7वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परागण, कोष्ठ में लघु बीजाणु, बीजाणु जनन, उतक, उसमें कॉमा, लघु बीजाणु चतुष्क, और लघु बीजाणु कोष्ठ में परागण, मातृकोशिका, नरयुग्मक। अब देखिए, इसी को क्रम से लगाना, बस यही था जो भी मैंने इरेज कर दिया ऐसे। अब इसी को क्रम से लगाना है, ये आपका उत्तर है आपके सामने कि ये क्रम है। सबसे पहले जो सही क्रम है ये है बीजाणु उतक। सबसे पहले इन सब का निर्माण नहीं होता, पहले कोशिकाओं से उतक का निर्माण होता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो वो कहलाती हैं उतक। क्या कहलाती है बाबू? उतक। अब उतक से डायरेक्ट आ गया लघु बीजाणु अर्थात परागकण पे। यहां इसमें जो परागकण होते हैं वो लघु बीजाणु, परागकण। और दूसरे नंबर पे मातृकोशिका, अच्छा परागकण मातृकोशिका एक में है। फिर लघु बीजाणु चतुष्क, अर्थात लघु बीजाणु का ही एक भाग होता है चतुष्क, इसके अंदर का सब भाग होता है, ये 4 कोष्ठ में बटा होता है, ये चतुष्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है परागकण, लघु बीजाणु, और लास्ट में मतलब टोटल मिला जुला के नर युग्मक से ही है। इसी को क्रम में लगाना था, पहले उतक से शुरू किया बहकाने के लिए, और उतक के बाद फिर नर युग्मक तीनों टॉपिक में नर युग्मक अपलोड कर दिया। लर्न कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा विस्तृत समझाने की बात नहीं, बस आपको ये क्रम से लगाना था बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। ये क्वेश्चन बड़ा गजब का है, और क्वेश्चन है विपुंसन से क्या तात्पर्य है? विपुंसन, आपने नपुंसक सुना होगा क्या, है ना? नपुंसक होने का मतलब कि किसी मेल में जो टेस्टिस है या फीमेल में जो ओवरी है, जो आपको ऐसे बनाई गई थी ना, ऐसे बनाई गई थी और बताया गया था ये सक करती है, ऊपर जाता है, ये ओवरी होती है। ओवरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में। किसी को काट कर निकाल दिया जाए, चाहे नर में चाहे मादा के भागों से, शरीर के भागों से। अगर मेल का टेस्टिस निकाल दिया जाए या फीमेल की ओवरी निकाल दी जाए तो नपुंसकता का एक गुण आ जाता है। नपुंसकता का मतलब होता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बेबी को जन्म देने लायक नहीं होते। नो बेबी, बच्चे को जन्म देने लायक नहीं होते, वह क्रिया कहलाती है नपुंसक है। कि भाई ये स्त्री है चाहे पुरुष है, ये किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। जैसे अगर गुणसूत्री विकार हो जाता तो ऐसा होता है। विपुंसन क्या कहलाता है? ये पौधों में ज्यादातर होता है और इसको बनाया जाता है यदि पौधों के मेल गैमेट्स को, अर्थात ये जो वाला भाग है, इसको काट कर निकाल ले, एंथर, और इसे हम फिलामेंट कहते हैं। इनको काट कर हटा दें, चूंकि बस यही घटना है विपुंसन कहलाती है। किसी भी पुष्प के नर युग्मक को काट कर अलग कर दें, हटा दें, तो यह क्रिया विपुंसन कहलाती है। नपुंसक चीजों से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने पहले ही उसी का एग्जांपल दे दिया कि नपुंसकता क्या है आप समझ लीजिए और विपुंसन क्या है, पौधों में होता है। बातें क्लियर? आगे बढ़े।
तो आगे वाला जो क्वेश्चन है जो आपके डैशबोर्ड पे समझिए, देखिए, और ये है अनुन्मूल्य परागणी पुष्प की एक विशेषता लिखिए, उदाहरण भी दीजिए। अनुन्मूल्य पुष्प। अनुन्मूल्य का मतलब होता है ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हो। बातें क्लियर? अरे यार मून, जैसे एक भोजपुरी की भाषा है, मून दीजिए, है ना। अनुन्मूल्य का मतलब होता है पुष्प खिले नहीं, खुले नहीं, वो क्या हो, बंद हो यार, है ना। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं अनुन्मूल्य पुष्प। आई होप कि आप क्लियर हो रहे होंगे आसानी से कि कुछ पुष्प बंद अवस्था में होते हैं तो अनुन्मूल्य। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी भोजपुरिया एकदम आ जाता है ना। तो आप समझिए कि इनके जो नर और मादा युग्मक इसी के अंदर होते हैं, ये इसके अंदर का भाग है। अगर मैं इसको टीएस में काट के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसके नर युग्मक इधर इधर पूरी तरह से बिखरे होते हैं और इसकी मादा युग्मक यहां होती है। तो इनमें स्वपरागण होता है, अपने ही परागण, अपने ही पुष्प, अपने ही अंडाशय से फ्यूज हो जाते हैं, तो यह घटना स्वपरागण कहलाती है। तो अनुन्मूल्य पुष्प अर्थात जो बंद हमेशा रहते हैं और मैक्सिमम भूमिगत होते हैं, एकदम जमीन के, चाहे तो अंदर कभी कभी खिलते हैं जो स्टेम के अंदर, या तो ऊपर हल्का होते हैं तो बंद होते हैं, कभी जो है कि उनमें पर परागण नहीं होता। पर मतलब दूसरे, इसी का कोई दूसरा पुष्प या इसी पौधे की जाति का कोई दूसरा पुष्प आके इससे निषेचन नहीं करता है। तो जो अनुन्मूल्य पुष्प है क्या कि मुना हुआ हो, बंद हो, तो इस पुष्प को अनुन्मूल्य पुष्प कहते हैं। इनमें स्वपरागण होता है, अधिकतर एकदम भूमिगत होते हैं। ये बातें क्लियर? मैं छोटी छोटी पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा फनी मोड में, थोड़ा सा बेहतरीन मोड में, ताकि आपको समझ में आए कि ये सब क्या क्या सर आ गया है एग्जाम में, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन और मिस ना होने पाए। नेक्स्ट और 10वां क्वेश्चन है, 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं। तो विकासशील भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष है पूरा हमारा, समझिए। बिना क्या कह रहा है कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिसमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके आंसर में है, इमली है, ऐसा जो प्लांट है इमली है, सेब है और मटर है। मटर के पुष्प में जब पुष्प लगता है, मटर में जो पुष्प लगता है तो परागण की जो घटना होती है, परागण, ऐसे जो पुष्प होते हैं मटर के, है ना, ऐसे खिले होते हैं, तो इसके अंदर परागण की घटना होती है और पुष्प के बाद फिर यहीं से क्या होने लगता है, बीज का निर्माण, फली का निर्माण होने लगता है। तो जितना परागण होता है सब धीरे 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 किस में बदल जाता है, फली में बदल जाता है। तो यह घटना किसमें है भैया, इमली में है, सेब में है और मटर में है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो बहुत थोड़ा सा ठीक तो लग रहा है बट बड़ा बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी मुझे स्ट्रेस हो रहा है। आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 11वां। मिला के पहले क्वेश्चन में 33-29 के आसपास क्वेश्चन है, तो 11 कर लेते हैं, फिर देखते हैं तो छोटे छोटे वीडियो में सबमिट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां आज का, जल परागणीय 2 पुष्पों के नाम लिखिए। तो जल में 2 पुष्प पाए जाते हैं, एक होता है हाइड्रिला, एक हाइड्रिला और टाइफा। अब जब जल में रहते हैं तो जल द्वारा ही उनके परागकण उनके पानी की सतह पे ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर तैरते तैरते दूसरे वाले हाइड्रिला या दूसरे वाले पौधे पे आ जाते हैं। तो यह क्रिया कहलाती है जल परागण। यदि जल द्वारा होते हैं तो जल परागण बाबू, और यदि वायु द्वारा होते हैं, अगर ये परागकण वायु द्वारा उड़कर यहाँ पहुंचते हैं तो वायु परागण। किसी इंसेक्ट, किसी कीड़े मकोड़े द्वारा होते हैं तो इसे इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े द्वारा परागण। किसी जंतु बड़े, अगर कोई मान लीजिए कोई बड़ा सा जंतु किसी खेत में घुस गया, उसके परागकण उड़ते हुए किसी स्टिग्मा पे आ गए तो उसे जंतु परागण होते हैं। तो जंतु परागण, वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, ये सभी घटनाएं हैं। जल द्वारा होगा तो जल परागण, कीट द्वारा होगा तो कीट परागण। आई होप क्लियर। बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, जबरदस्त ढंग से मेहनत करिए। ये अपने हाथों की लकीरों में थोड़ा कम विश्वास करिएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले लकीरों से बेहतर चीजें पा जाते हैं। जो लकीरों के ऊपर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, वो पड़े रह जाते हैं। जो निरंतर प्रयास करते हैं, मंजिल उनके कदम चूम लेती है ना। तो इसलिए बेहतरीन ढंग से लगे रहिए। वीडियो पसंद आए तो बेस्ट लिख के भेजिएगा, तो अगला वीडियो शूट करके अपलोड करेंगे।